नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे भारतीय खगोल विज्ञानियों द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान में प्राप्त की गई एक और उपलब्धि की। बताएंगे क्या है दिल्ली और उत्तर भारत में दृश्यता कम करने वाले घने कोहरे का रहस्य। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 13 पद्म पुरस्कार। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विज्ञान सहित अन्य क्षेत्रों में भी 2021 के विजेताओं के नामों की घोषणा। एस्ट्रोसैट द्वारा दुर्लभ पराबैंगनी चमकीले तारों की खोज। तारों की उत्पत्ति और अंत के रहस्य उजागर करने में सहायक होगा भारतीय खगोल विज्ञानियों का ताजा अध्ययन। दिल्ली में घने कोहरे के लिए उच्च क्लोराइड कण जिम्मेदार। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में सामने आया धुंध में दृश्यता कम होने का कारण। और जनजीवन बदल रहा है हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान। प्रयोगशाला से सीधे किसानों तक पहुंच रही है CSIR IHBT की नवीन तकनीक। हर साल की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए दिए जाने वाले इन पुरस्कारों में इस बार 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कारों के लिए नामों की घोषणा की गई है। आइए देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किन नामों को पुरस्कारों के लिए चुना गया। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का अवसर, जहां देश की सामरिक ताकत और सांस्कृतिक समृद्धता का प्रदर्शन करने का दिन है, वहीं इस मौके पर अध्यात्म, कला, समाज सेवा और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में देश को मजबूत करने वाली हस्तियों के लिए पद्म पुरस्कारों का भी ऐलान किया जाता है। 72वें गणतंत्र दिवस पर इस बार 119 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में से भी लोग शामिल हैं। कर्नाटक के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े को चिकित्सा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2021 का पद्म विभूषण दिया गया है। डॉक्टर हेगड़े को साल 2010 में पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। जनता के चिकित्सक कहे जाने वाले डॉक्टर हेगड़े ने चिकित्सा पद्धति और नैतिकता पर कई किताबें लिखी हैं। उन्होंने हमेशा न्यूनतम चिकित्सा उपयोग की वकालत की और योग जैसे प्राकृतिक उपयोगों द्वारा रोगों से बचने की सलाह दी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस बार पद्म विभूषण पाने वाला दूसरा नाम भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक विज्ञानी डॉक्टर नरिंदर सिंह कपानी का है। फोर्ब्स मैगजीन द्वारा अनसंग हीरोज के तौर पर नामित किए जा चुके डॉक्टर कपानी को फाइबर ऑप्टिक्स का जनक माना जाता है। उन्होंने ही 1956 में फाइबर ऑप्टिक्स शब्द इजाद किया था, जिसने सूचना और संचार की गति को एक नया आयाम दे दिया। डॉक्टर कपानी के शोध और आविष्कारों में फाइबर ऑप्टिक संचार, लेजर, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सौर ऊर्जा और प्रदूषण निगरानी शामिल हैं। विज्ञान के क्षेत्र में इस बार पद्मश्री पुरस्कार भी दिए गए हैं, जिनमें भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल का नाम शामिल है। कृषि और खाद्य क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। इनके अलावा 2021 के पद्मश्री पुरस्कारों के लिए लक्षद्वीप के अली मानिक फन, पंजाब के चिकित्सक डॉक्टर रतन लाल मित्तल, दिल्ली के डॉक्टर चंद्रकांत शांभाजी पांडव, ओडिशा के डॉक्टर कृष्ण मोहन पाथी, केरल के डॉक्टर धनंजय दिवाकर सखदेव, दिल्ली के डॉक्टर JN पांडे, उत्तर प्रदेश के डॉक्टर अशोक कुमार साहू, उत्तराखंड के डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय, बिहार के डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, तमिलनाडु के डॉक्टर थिरुवेगदम वीरा राघवन के नाम शामिल हैं।
ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का पता लगाने की दिशा में भारतीय खगोल वैज्ञानिकों को एक और उपलब्धि हासिल हुई है। वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोसैट के अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप की मदद से हमारी आकाश गंगा के एक जटिल गोलाकार झुंड NGC 2808 में दुर्लभ चमकीले तारों की खोज की है। इस खोज से तारों की उत्पत्ति और अंत के विभिन्न चरणों का अध्ययन करने में मदद मिल सकती है। एक रिपोर्ट। ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के प्रयास में खगोल वैज्ञानिकों ने हमारी आकाशगंगा में तारों के एक अति विशाल जटिल गोलाकार समूह का पता लगाया था, जिसे NGC 2808 नाम दिया गया। तारों के इस तरह के विशाल क्लस्टर्स को ब्रह्मांड का डायनासोर भी कहा जाता है। साल 2019 में वैज्ञानिकों ने इसरो के स्पेस टेलीस्कोप एस्ट्रोसेट द्वारा इस झुंड में पराबैंगनी तारों की नई आबादी की पहचान की थी। इसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए IIA की वैज्ञानिक दीप्ति S प्रभु, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम और स्नेहलता साहू की टीम ने एस्ट्रोसेट के अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप की मदद से कुछ दुर्लभ अल्ट्रावायलेट चमकीले तारे खोजे हैं। इस खोज से तारों के पैदा होने से उनके अंत तक के विभिन्न चरणों के बारे में पता लगाने की संभावना जागी है। In the earlier studies, पहले के अध्ययनों में गोलाकार समूहों को एक ही रासायनिक संरचना के तारों से बना माना जाता था, जिसमें सभी तारों को एक ही काल का समझा जाता था। to be of the same age. लेकिन पिछले कुछ दशकों के अध्ययनों से पता चला है कि गोलाकार समूहों के सभी तारे एक ही रासायनिक संरचना के नहीं हैं, बल्कि अलग अलग संरचनाओं और युगों के हो सकते हैं। तो इस गोलाकार समूह की उपस्थिति बहुत ही दिलचस्प है, जहां 5 पीढ़ी के तारों का पता चला है। यह एक कारण है जिस वजह से हमने इस गोलाकार समूह को चुना है। One of the reasons for choosing this globular cluster. बेंगलुरु स्थित भारतीय ताराभौतिकी संस्थान खगोलीय अनुसंधान की नोडल एजेंसी के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रमुख स्वायत्त संस्थान है, जो देश में स्थित विभिन्न खगोलीय वेधशालाओं और दूरबीनों का संचालन कर इस क्षेत्र में विश्व स्तरीय शोध कर रहा है। ताजा खोज के लिए वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोसैट दूरबीनों से प्राप्त छवियों को IIA की इन्हीं सुविधाओं और अंतर्राष्ट्रीय दूरबीनों से प्राप्त आंकड़ों का इस्तेमाल कर देखे गए 34 अल्ट्रावायलेट चमकीले तारों के विभिन्न गुणों जैसे सतह के तापमान, प्रकाशमानता और त्रिज्या का मान निकाला। इनमें से एक तारे को सूर्य से लगभग 3000 गुना चमकदार पाया गया, जिसकी सतह का तापमान लगभग 1 लाख केल्विन है। Most of the systems will be in the inner. ज्यादातर ये प्रणाली गोलाकार समूहों के आंतरिक केंद्रीय घने क्षेत्र में होती है। इन्हें पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये छिपे हुए होते हैं। यह एक भीड़ में किसी व्यक्ति को खोजने जैसा है। अगर इन्हें चिन्हित करना हो तो चूंकि ये सामान्य रूप से बहुत गर्म होंगे, इसलिए UV प्रकाश इन गर्म सितारों की पहचान करने में मदद करता है। फिर उनके तापमान और भौतिक गुणों का अध्ययन करने के लिए एक सही तकनीक का उपयोग करना होता है। तब हम वास्तव में कह सकते हैं कि उस वर्ग में जो खत्म हो रहे हैं या इसके बजाय कैसे उनका अंत हुआ। अंत होने से पहले उन्होंने वास्तव में कौन सा रूप लिया। तो कह सकते हैं कि हम भारतीय उपकरण की मदद से बहुत तेजी से घटित होने वाले ट्रैक को पकड़ने में सक्षम हुए। With the help of the Indian instrument. अभी तक इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं पता लगाया जा सका है कि तारों का अंत कैसे होता है या हुआ होगा। ताजा अध्ययन के मुताबिक इन दुर्लभ चमकीले तारों के भीतरी कोर लगभग उजागर होने के चलते ये बहुत ज्यादा गर्म हैं। ये स्थिति ऐसी है जैसे सूर्य जैसे तारे अपने विकास के अंतिम चरण में होते हैं। भारतीय खगोल विज्ञानियों का ये निष्कर्ष द एस्ट्रोफिजिकल पत्रिका में प्रकाशित होने के लिए मंजूर कर लिया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने उत्तर भारत, खासकर दिल्ली में घने कोहरे को लेकर एक नई खोज की है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से किए गए इस अध्ययन में पता चला है कि घने कोहरे और धुंध के गठन के लिए क्लोराइड के कण जिम्मेदार होते हैं और इन्हीं के चलते दृश्यता में कमी आती है।
भारतीय शोधकर्ताओं का ये शोध हाल ही में नेचर जियोसाइंस पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। सर्दियां आते ही राजधानी दिल्ली सहित उत्तरी भारत में कोहरे और धुंध का प्रकोप बढ़ जाता है। खासकर दिसंबर और जनवरी के महीनों में दृश्यता में कमी के चलते पूरे क्षेत्र में कई बार जान माल के गंभीर नुकसान उठाने पड़ते हैं। साथ ही स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। पूर्व अध्ययनों के मुताबिक इस समस्या के लिए 2.5 पार्टिकुलेट मैटर को वजह माना जाता रहा है। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए गए एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में कोहरे और धुंध को बनाने वाले नए कारकों को और स्पष्ट कर दृश्यता में कमी में उनकी भूमिका को उजागर किया गया है। ताजा अध्ययन के मुताबिक हवा में मौजूद 2.5 पीएम कणों में उच्च क्लोराइड कण धुंध को घना कर दृश्यता को लगभग खत्म कर देते हैं। हमारा ताज़ा अध्ययन जो नेचर जियोसाइंस पत्रिका में प्रकाशित किया गया है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऊपर छाने वाले कोहरे और धुंध के गठन में 2.5 और 2.5 माइक्रोमीटर से कम आकार के पार्टिकुलेट मैटर की सटीक भूमिका के रहस्यों को उजागर करता है। ये पार्टिकुलेट मैटर वास्तव में उच्च क्लोराइड वाले हैं, जो अन्य वैश्विक प्रदूषित शहरों की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी हैं। ये दिल्ली के वातावरण की खासियत है। अध्ययन के लिए दिल्ली में PM 2.5 कणों की रासायनिक संरचना और अन्य गुणों के साथ आर्द्रता और तापमान को 1 महीने तक मापा गया और पाया गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं, जो कि कुछ औद्योगिक गतिविधियों और सीधे प्लास्टिक या प्लास्टिक युक्त अपशिष्ट जलाने से वातावरण में उत्सर्जित होती हैं, उच्च PM 2.5 क्लोराइड के लिए जिम्मेदार हैं। इन्हीं कणों के चलते ठंडक में इन क्षेत्रों में घना कोहरा छा जाता है। ये अपनी तरह का पहला निष्कर्ष है जो 2.5 पार्टिकुलेट मैटर की भूमिका को स्पष्ट करता है। ये अध्ययन नीति निर्माताओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता और दृश्यता में सुधार के लिए बेहतर नीतियों को तैयार करने में मदद करेगा। हमने पाया है कि कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं में जलाए जाने वाले प्लास्टिक सामग्री अपशिष्ट वास्तव में वायुमंडल के हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बढ़ाते हैं, जो वहां मौजूद अतिरिक्त अमोनियम के साथ मिलकर उच्च क्लोराइड कणों की सांद्रता को बढ़ा देता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन सभी क्लोराइड कणों का सहसंघनन कर कई गुना अधिक पानी जमा करने की क्षमता को बढ़ाता है। सर्दियों की रात में जब दिल्ली में उच्च आर्द्रता फैलती है, तो ये कण वास्तव में बहुत अधिक फैल जाते हैं और दृश्यता में कमी का कारण बनते हैं। अगर हम वायुमंडल में इस HCl उत्सर्जन को कम कर सकें, तो दिल्ली के इस जटिल रसायन वातावरण के बावजूद दृश्यता में 50% तक सुधार ला सकते हैं। IIT मद्रास के नेतृत्व में जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर केमिस्ट्री, अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और यूके के मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया ये अध्ययन हाल ही में शोध पत्रिका नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित किया गया है। वैज्ञानिकों के इस प्रयास से भविष्य में कोहरे के दौरान दृश्यता की कमी की समस्या से निजात पाने की संभावना जागी है। और अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस का, जिसमें हम आपको देते हैं विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों की जानकारी। 26 जनवरी को परिवार नियोजन 2020 अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी द्वारा प्रगति का जश्न भविष्य के लिए बदलाव शीर्षक के तहत एक डिजिटल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत की ओर से इस उच्च स्तरीय सम्मेलन को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संबोधित किया और परिवार नियोजन में भारतीय प्रयासों और योगदान को उजागर किया। परिवार नियोजन 2020 दुनिया भर में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने और महिलाओं तक आधुनिक गर्भ निरोधक पहुंचाने की एक मुहिम है, जिसमें 44 देश सहयोग कर रहे हैं। इस दौरान विभिन्न सहयोगी देशों की 2019-20 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भी जारी की गई।
अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा परिवार नियोजन 2020 में साझेदारी को महत्व दिया है। भारत ने 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम तैयार किया था और वो ऐसा करने वाले शुरुआती देशों में से एक हैं। रामानुजन ग्राफ के अनसुलझे सवालों को हल करने के लिए युवा भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को गणित के प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सह प्राध्यापक के पद पर कार्यरत निखिल लंबे समय से कैडिसन सिंगर समस्या और रामानुजन ग्राफ पर अनुत्तरित सवालों पर काम कर रहे हैं। निखिल को एकोल पॉलिटेक्निक, फेडरल डी लॉसेन के एडम मार्क्स और येल विश्वविद्यालय के डैनियल एलन स्पीलमैन के साथ संयुक्त रूप से इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन तीनों ने ही इस प्रक्रिया में रैखिक बीजगणित, बहुपदीय ज्यामिति और ग्राफ सिद्धांत के बीच एक गहरे नए संबंध का पता लगाया है। अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार के तौर पर विजेताओं को पदक और $1,00,000 राशि से नवाजा जाएगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए अध्ययन में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को यूके स्ट्रेन के खिलाफ भी असरदार पाया गया है। अध्ययन के अनुसार कोरोना के यूके स्ट्रेन के जीनोम में 17 म्यूटेशन मिले हैं, जिनमें से 8 म्यूटेशन वायरस की बाहरी प्रोटीन परत यानी स्पाइक में मिले हैं, जो कि हमारे शरीर की कोशिकाओं से संपर्क करती हैं। वैज्ञानिकों ने यूके स्ट्रेन को उसके सारे हस्ताक्षरों के साथ अलग किया। फिर कोवैक्सीन ले चुके लोगों के सीरम का इस्तेमाल कर प्लाक रिडक्शन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट किया गया। कोवैक्सीन ने इस टेस्ट में यूके के स्ट्रेन को प्रभावी ढंग से बेअसर कर दिया। अब अगर कोरोना अपना रूप बदलता भी है, तब भी ये टीका उस पर कारगर हो सकता है। अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेसएक्स ने एक ही रॉकेट द्वारा 143 छोटे उपग्रह लॉन्च करने का रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले फरवरी 2017 में इसरो ने इस तरह एक साथ 104 सैटेलाइट स्थापित करने का रिकॉर्ड बनाया था। स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर 1 नाम से पूरे किए गए इस मिशन ने कम खर्च में अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने का रास्ता खोला है। फ्लोरिडा स्थित केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन से भेजे गए फाल्कन 9 रॉकेट में 133 कमर्शियल और 10 स्टारलिंक सैटेलाइट थे। ये मिशन कंपनी के स्मॉल सेट राइड शेयर प्रोग्राम का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य छोटे ऑपरेटर्स के लिए अंतरिक्ष के दरवाजों को खोलना है। स्पेसएक्स का पिछला रिकॉर्ड 64 सैटेलाइटों का है, जो दिसंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। CSIR का हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान जैव संपदा संरक्षण के साथ इस क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी का विकास कर रहा है। पिछले 4 दशक में औषधीय पौधों से लेकर पुष्प और चाय की बेहतर किस्में तैयार करने वाला ये संस्थान अब केसर और हींग की खेती में भी देश को आत्मनिर्भर बना रहा है। IHBT एक ऐसा वैज्ञानिक संस्थान है जिसने सीधे तौर पर क्षेत्र के जनजीवन को बदलने के सफल प्रयास किए हैं। संस्थान पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में स्थित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार किस तरह जीवन को बदल सकते हैं, IHBT को इसका सटीक उदाहरण कहा जा सकता है। हिमालय की प्राकृतिक धरोहर और औषधीय उपयोगिता का संरक्षण करने के उद्देश्य से साल 1983 में IHBT की स्थापना की गई थी। लगभग 4 दशक पूरे करने जा रहे इस संस्थान के पास आज अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त वनस्पति संग्रहालय, सगंध तेल और हर्बल्स प्रायोगिक संयंत्र जैसी सुविधाएं मौजूद हैं, जिन्होंने जैव संसाधनों को जैव आर्थिकी में बदल दिया है। संस्थान ने चाय की किस्मों का विकास कर उत्पादन के नए आयाम खोले, वहीं पुष्प खेती की नवीन तकनीक द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर दिए। अब देश को सगंध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे इस संस्थान ने जंगली गेंदा उत्पादन और उससे तेल निकालने की प्रौद्योगिकी विकसित कर किसानों को आय का नया स्रोत दिया है। आपको पता होगा कि जो जंगली गेंदे का जो तेल है, जब हमने ये काम शुरू किया तो पूरे देश में 2 टन मुश्किल से तेल पैदा होता था। जब हमने किसानों को सबको जोड़ा और हमने किसानों को एक बात और बताई कि अगर आप 1 किलो तेल पैदा करेंगे ना, तो इससे आपको ना फ़ायदा होगा, ना कोई इंडस्ट्री वाला आपके पास आएगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि आपके पास 1 टन तेल है या 2 टन तेल है, तो सारी इंडस्ट्री आपके पास दौड़ के आएगी।
क्योंकि इंडस्ट्री को क्वांटिटी भी चाहिए। फिर आप जब क्वालिटी की बात, हमने एक चीज़ और देखी कि यहाँ पे क्वालिटी बड़ी अच्छी होती थी, गुणवत्ता जो थी इन तेलों की वो बहुत श्रेष्ठ थी। अब हमको यहाँ बाहर से फ़ोन आते हैं कि जी हमको इतना टन तेल चाहिए, क्या यहाँ से मिल पाएगा? अब देखिए जो दुकानदार है वो सीधा किसानों के पास से तेल उठा के ले जाते हैं, तो किसान भी खुश, हमें भी बड़ी खुशी होती है, संतुष्टि मिलती है कि जिस काम के लिए संस्थान था उसने अपना कार्य पूरा किया। IHBT के वैज्ञानिकों ने लगातार प्रयासों से ज्यादा ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कृषि उत्पादन संभावनाएं प्रबल कर चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। देश के उत्तरी क्षेत्र में सिर्फ पालमपुर में ही चाय का उत्पादन शुरू किया गया था। IHBT ने यहाँ के लिए चाय की बेहतर गुणवत्ता और उत्पादन वाली किस्में तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह IHBT की हालिया उपलब्धि जम्मू कश्मीर से बाहर केसर उत्पादन की है। संस्थान ने आयातित बीजों से केसर के कंद विकसित कर इस प्रौद्योगिकी को सीधा किसानों तक पहुंचाने का काम किया है, ताकि किसान इस क्षेत्र में नई और ज्यादा लाभ वाली फसल उगा सकें। इस प्रगति में अब हींग का नाम भी जुड़ गया है। IHBT के प्रयासों से अब लाहौल स्पीति में हींग की खेती की शुरुआत की गई है। IHBT सिर्फ अनुसंधान और विकास कार्य ही नहीं करता, बल्कि विकसित किस्मों और प्रौद्योगिकी को किसान के खेत तक ले जाने का काम कर रहा है। हम जब भी ऐसी कोई तकनीक हम विकसित करते हैं, हम हमेशा, चाहे वो हमारे किसान भाई हों, चाहे हमारे कृषि अधिकारी हों, हम सबको पूरी तरीके से ट्रेनिंग देते हैं और बिना ट्रेनिंग दिए हम कोई काम नहीं करते। और इसलिए हम समय समय पर ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम हम आयोजित भी करते हैं। हम उनमें किसानों को भी बुलाते हैं और कृषि अधिकारियों को भी बुलाते हैं। तो इस दिशा में हमारा पूरा कार्यक्रम एक निश्चित तरीके से आगे बढ़ता है। और अक्सर हम ये करते हैं कि कई ट्रेनिंग हम किसानों के गांव में जाके किसानों के खेत के ऊपर उस तरीके से हम ट्रेनिंग देते हैं। जहां संस्थान ने पुष्प खेती, चाय बागान और सगंध किस्मों को ज्यादा उपजाऊ बनाने का काम किया है, वहीं औषधीय जड़ी बूटियों से विभिन्न उत्पादों की प्रौद्योगिकी विकसित कर उनका तकनीकी हस्तांतरण कर भारतीय उद्योग को बल दिया है। बाजार बनाकर मांग को पूरा करने के लिए संस्थान किसानों, पुष्प उत्पादकों, चाय बागान मालिकों और छोटे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत उद्यमियों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम और सलाहकार सेवाएं प्रदान कर रहा है। ये शायद अपनी तरह का पहला वैज्ञानिक संस्थान है जिसने सीधे तौर पर क्षेत्र के जीवन को बेहतर बनाने का काम किया है और ये सफर जारी है। इसी के साथ ज्ञान विज्ञान में आज बस इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।